नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टाइम्स एकेडमी जयपुर। और दोस्तों, जो पटवार का बैच हम पढ़ा रहे थे, जीके की सीरीज़ चला रखे थे, तो उसी जीके की सीरीज़ में हम आज आपको जो पॉलिटी का संवैधानिक विकास का जो चैप्टर है उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो है इस क्लास में जो 1919 का भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम है उसको आज पूरा पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही मोस्ट होता है। और इसीलिए जो चैप्टर है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखो आप, तो हमारे पास जो है दोस्तों ये है आज 1919 का क्या भारत शासन या भारत सरकार, भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम। ठीक है दोस्तों, तो इस अधिनियम में ऐसी क्या खास बात है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और पटवार के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है वो भी बताऊंगा दोस्तों। ये पटवार के लिए तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब तक क्या इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं। और पटवार या हुआ जो राजस्थान की अभी जो अपनी लास्ट में एलडीसी थी, तो इसमें कम ही क्वेश्चन बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। तो और ये क्या थोड़ा वाइड भी है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने का मतलब ध्यान से पढ़ो आप इसको। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो क्या है कि 1819 का ये भारत शासन अधिनियम भारत में आया ही क्यों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम जो आपको बताएंगे वो है क्या दोस्तों, आने का कारण। आने का कारण क्या दोस्तों, आने का कारण ये है दोस्तों। आने के दो प्रमुख कारण थे। ये शासन या ये जो अधिनियम है, ये आने के दो कारण ये थे कि पहला जो कारण था दोस्तों वो ये था क्या, 1916 का होम रूल आंदोलन। क्या दोस्तों, होम रूल आंदोलन। तो इस आंदोलन की वजह से स्वतंत्रता की मांग करने लग गए। और इसी स्वतंत्रता की मांग के चलते दोस्तों क्या किया गया, ये शासन अधिनियम लाया गया। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो प्रमुख कारण है दोस्तों इसमें वो है एक रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट दोस्तों, एक मेसोपोटामिया की एक कमीशन है दोस्तों। उस कमीशन ने क्या किया कि भारत में जो सरकार या जो ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो उसने उस कमीशन ने क्या किया, उस कमीशन ने जांच की। और उस कमीशन ने जांच करके उसने ये बताया कि आपका जो ये ब्रिटिश शासन है जो भारत में चल रहा है वो ज़्यादा समय तक अब टिकने वाला नहीं है। तो क्या हुआ, तो इस चक्कर में क्या ये अधिनियम बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा जो कारण है वो है दोस्तों क्या, 1916 की किसकी रिपोर्ट, मेसोपोटामिया की रिपोर्ट। दोस्तों ये रिपोर्ट जो है इसमें खास बात क्या है दोस्तों, इस रिपोर्ट में खास बात ये है दोस्तों, क्या बताया था इस रिपोर्ट ने, बताया क्या कि जो ब्रिटिश शासन जो इंडिया में है, ब्रिटिश शासन जो भारत में है वो विफल है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकता है क्या कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आने का जो प्रमुख कारण है, तो दोस्तों उसमें जो ऑप्शन है या तो ये आ सकता है कि 1919 का होम रूल 1916 का जो होम रूल आंदोलन है इसकी वजह से, यानी ये आ सकता है कि मेसोपोटामिया की रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, मेसोपोटामिया की जो रिपोर्ट है दोस्तों उसमें क्या बताया गया है कि जो भारत में शासन कर रहे हैं कौन, ब्रिटिश सरकार, उस ब्रिटिश सरकार का ये भारत में जो शासन चल रहा है वो विफल हो चुका है। ये बताइए किसने, मेसोपोटामिया की रिपोर्ट है दोस्तों ये। तो ये क्वेश्चन बैठता है। तो इन सब को चलते हुए फिर क्या किया, फिर ब्रिटिश सरकार ने कुछ सोचा कि अब हम लाएंगे एक आंदोलन, अब हम लाएंगे एक क्या, अधिनियम। और उस अधिनियम में हम कुछ ऐसा करेंगे कि भारत वाले क्या करेंगे, फिर से लालच में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
तो ब्रिटिश सरकार ने अब क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने जो किया बता रहा हूँ, डेट है क्या 20 अगस्त और 1917। इस दिन उन्होंने क्या किया, इस दिन उन्होंने एक प्रावधान किया। क्या किया कि हम भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। क्या दोस्तों, फिर से सुन लो, क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, एक वादा किया या प्रावधान किया, जो भी है हम प्रावधान लिखते हैं यहाँ पे, प्रावधान किया। किसने किया, ब्रिटिश सरकार ने प्रावधान किया, ब्रिटिश सरकार ने प्रावधान किया। क्या दोस्तों, क्या प्रावधान किया, प्रावधान ये किया कि अब हम क्या लाएंगे, हम लाएंगे भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था, भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था, भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, ये उन्होंने वादा किया या प्रावधान किया। अब उन्होंने ये व्यवस्था लाने का क्या प्रावधान तो किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये अब जो लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, जो अधिनियम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए इसी अधिनियम में बता दिया एक प्रावधान। और दूसरी बात जो यहाँ पे कही गई थी, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो दूसरी बात कही गई थी, ये कही गई थी कि हमारा जो अधिनियम है, उस अधिनियम की जो प्रस्तावना होने वाली है दोस्तों, वो अधिनियम की प्रस्तावना यही बात बोलेगी, क्या बोलेगी कि भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। क्या है, तो ये कुल मिलाकर ये क्या है, अधिनियम की प्रस्तावना है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी बनता है, क्या बनता है, अधिनियम की प्रस्तावना है। तो आप ये जो ट्रिक बता रहा हूँ, इन्हीं को फॉलो करें, ताकि क्या ये जो एरो बना रहा हूँ ना, इन एरो से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे जुड़ रहे हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे थ्योरी लिखाने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है दोस्तों, 20 अगस्त 1917, इसमें बताया क्या गया था कि ब्रिटिश सरकार ने प्रावधान किया कि भारत में हम लाएंगे उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ठीक है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था कर लो इसको, ये है उत्तरदायी शासन व्यवस्था। और ये जो उत्तरदायी शासन व्यवस्था है दोस्तों, ये क्या है, इस अधिनियम की प्रस्तावना बनाने का भी प्रावधान किया था या वादा किया था, जो भी है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, बोला ठीक है, फिर अपने आए कौन, मॉन्टेग्यू और एक चेम्सफोर्ड। ठीक है दोस्तों, तो चेम्सफोर्ड उस समय जो था वो क्या था, देखो मैं आपको बता दूं, इस अधिनियम को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। उस अन्य नाम से इस क्या जानते हैं, उस अन्य नाम से ये है मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पे जो मॉन्टेग्यू है ये कौन है और ये चेम्सफोर्ड है ये कौन है। तो इस अधिनियम में ये जो मॉन्टेग्यू है दोस्तों, वहाँ क्या था, भारत का सचिव, भारत सचिव जो कहाँ बैठ रहा है, जो ब्रिटेन में बैठ रहा है, ब्रिटेन की संसद में बैठ रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो रेड पेन से लिखता हूँ इसको मैं, तो ये रहा दोस्तों, ये जो मॉन्टेग्यू है ये कौन है, भारत सचिव है दोस्तों। कहाँ बैठा है, ये बैठा है ब्रिटेन की संसद में, या ब्रिटिश संसद में बैठा है। और ये कौन है दोस्तों, ये है हमारा कौन, वायसराय। कौन है दोस्तों, वायसराय, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये वायसराय। ठीक है दोस्तों, अब जब ये शासन अधिनियम या ये सरकार अधिनियम यहाँ आता है, तो जब ये लेकर आते हैं तो ब्रिटेन वाले यानी कि ब्रिटिश सरकार ने या इन्होंने कुछ ऐसा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि हम जो ये उत्तरदायी शासन व्यवस्था देने का उनको जो वादा कर रहे हैं, किनको, भारत को, वो वादा तो अब गया, मतलब वो फेल हो गया। अब ये क्या करेंगे, कुछ ऐसी ट्रिक बैठाएंगे
किस वादे को, तो वादे से तो मुकर जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक इन्होंने एक योजना बनाई। किन्होंने, इन दोनों ने, ठीक है। तो इन योजना बनाकर क्या ला रहे हैं, भारत में अधिनियम ला रहे हैं। तो दोस्तों देखो, वो भारत में अधिनियम कब ला रहे हैं, वो देखो आप, ये ला रहे हैं दोस्तों 1918 में। 1918 में क्या किया गया, 1918 में अधिनियम के लिए योजना बनाई गई। क्या बनाई गई दोस्तों, योजना बनाई गई, ठीक है। यहाँ से 1918 में योजना बनाई गई, ठीक है। और योजना के तहत क्या किया गया, योजना के तहत, इसके तहत 1 अप्रैल 1921 को, दोस्तों ये डेट याद रखना, क्या डेट है, 1 अप्रैल 1921 को क्या लाया गया, 21 को भारत में 1919 का भारत सरकार या शासन जो भी है, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम लाया गया। किस योजना के तहत लाया गया, 1918 में जो योजना बनाई गई थी, उसी योजना के तहत क्या लाया गया, भारत में 1 अप्रैल 1921 को लाया गया है भारत में। क्या दोस्तों, ये योजना बनाकर, इस अधिनियम के लिए एक योजना बनाई गई थी। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 1921 को भारत में क्या लाया गया, 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। चलो ले आए। तो अब लाने के बाद में इन्होंने क्या वादा मुकरा वो बताता हूँ। इस अधिनियम में, इस एक्ट में, एक्ट बोल दो या अधिनियम बोल दो, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इस एक्ट में क्या, उत्तरदायी शासन की बजाय, उत्तरदायी शासन की बजाय क्या किया, भारत के प्रभावशाली दल, भारत के प्रभावशाली वर्ग है। कौन था दोस्तों उस समय ये प्रभावशाली वर्ग, ये थी कांग्रेस, ठीक है दोस्तों। भारत का प्रभावशाली वर्ग कांग्रेस, ये लोग कांग्रेस को 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए क्या किया गया, भारत में 10 वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए इस एक्ट में शामिल किया गया, 10 वर्षों के लिए इस एक्ट में शामिल किया गया। अब दोस्तों शामिल करके क्या करेंगे, शामिल कर लिया इन्होंने, क्या, यहाँ फिर मैं पॉइंट कर देता हूँ कि उत्तरदायी शासन की व्यवस्था के बजाय क्या दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, भारत का एक प्रभावशाली वर्ग है कौन, कांग्रेस, इस कांग्रेस को 10 वर्षों के लिए इस एक्ट में किसका साथ देने के लिए, ब्रिटिश सरकार का एक तरह से साथ देने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय अब होंगे, जो भारतीयों जैसे प्रशासनिक कार्यों में भारतीय शामिल करेंगे और विधायी कार्यों में जो भी भारतीयों को शामिल करेंगे, इसी कांग्रेस वर्ग, इसी कांग्रेस के होंगे क्या, व्यक्ति होंगे। तो कुल मिला के कांग्रेस भारतीय है। तो अब जो भी जैसे मान लो जो भी प्रशासनिक कार्यों में या विधायी कार्यों में जो भी ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, भारतीयों को शामिल करेंगे, तो क्या करेंगे, कांग्रेस के व्यक्तियों को वहाँ अपॉइंट कर देंगे। कुल मिला के ये बात है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो और फटाफट ऐसे
3-4 बार ऐसे आएंगी तो ये रिपोर्ट, तो इनको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है दोस्तों, ले लिया आपने? ओके, अब है आगे। आगे देखो दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों? आगे इतनी सी बात है दोस्तों, बताया है मैंने क्या कि जो प्रशासनिक और विधायी कार्यों में जो भारतीयों को शामिल करेंगे, अब दोस्तों वो क्या होंगे? वो कांग्रेस के ही व्यक्ति होंगे जिनको प्रशासनिक और विधायी कार्यों में शामिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या किया गया, यहाँ बात इतनी सी है, प्रशासनिक व विधायी कार्यों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई गई। क्या दोस्तों? भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई गई। ठीक है, अब बात यह है, प्रशासनिक और विधायी कार्यों में जब भारतीयों की भागीदारी बढ़ा रहे हैं तो कुछ क्या करेंगे? कुछ ऐसा करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, तो प्रशासनिक कार्यों में जब भारतीयों की भागीदारी बढ़ाएंगे तो 3 मंत्री अपॉइंट कर देंगे भारतीय, जो भारतीय होंगे, सॉरी जो कांग्रेस के होंगे, कांग्रेस के है तो भारतीय है, तो 3 प्रशासनिक, ये प्रशासनिक जो कार्य है, इस कार्य में 3 भारतीयों को अपॉइंट कर देंगे। कौन? ब्रिटिश सरकार। तो 3 भारतीयों को जब अपॉइंट कर रही है तो वो कौन कौन से हैं? तो पहला जो मंत्री बनाया गया था वो बनाया गया विधि मंत्री। ठीक है दोस्तों, एक बनाया गया उद्योग मंत्री, और तीसरा क्या है? शिक्षा मंत्री। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या बैठ गया? प्रशासनिक कार्यों में शामिल हो गए। ठीक है दोस्तों, अब है अगर विधायी कार्यों में क्या कर रहे हैं? भागीदारी को अगर बढ़ा रहे हैं, कौन? ब्रिटिश सरकार अगर विधायी कार्यों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाएंगी तो करेगी क्या? तो बात इतनी सी करेगी कि जो विधान परिषद है ना दोस्तों, किसकी? भारतीय की। ठीक है, तो विधान परिषद में सदस्य संख्या कर देंगी बढ़ाकर, सदस्य संख्या 2 प्रकार की सदस्य संख्या होंगी। क्या? मिनिमम, कम से कम सदस्य होंगे 60, और अधिक से अधिक सदस्य हो जाएंगे कितने? 140। तो कुल मिला के सदस्यों की संख्याओं को बढ़ाया गया। सदस्यों की संख्याओं को पहले थी 60 और अब 60 से क्या कर दी गई है? 60 से 140 तक, मतलब 60 से लेकर 140 तक जो सदस्य अपॉइंट हो सकते हैं, किसमें? विधान परिषद में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? अब भारतीयों की भागीदारी बढ़ा दी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एक चीज़ आती है, क्या आती है दोस्तों? वो देखो आप, केंद्र में यानी कि संघ में जो भी है, केंद्र में सबसे पहले इन्होंने क्या किया? केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई या लाया गया। किसमें? 1919 में। क्या? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ केंद्र में। केंद्र में कर दिया क्या? द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू कर दिया। अब क्वेश्चन इतना सा भी आता है दोस्तों, यहीं पर ही देख लो आप,
जब केंद्र में अगर द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर रहे हैं तो प्रांतों में क्या करेंगे, प्रांतों में इस समय मतलब इस भारत के शासन अधिक मतलब इसमें क्या करें, एक सदनीय व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, प्रांतों में विधान परिषद एक सदनीय व्यवस्था, ठीक है दोस्तों, लागू की गई। ये हो गया काम यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र में तो जो व्यवस्था लागू की गई है वो है द्विसदनात्मक, और प्रांतों में जो की गई है विधान परिषद के रूप में क्या, एक सदनीय व्यवस्था। बस ये ध्यान रखना आप। फिर उसके बाद में क्या किया, इसके बाद में एक नॉर्मल काम और किया इन्होंने, क्या किया, अब देखो आप, शक्तियों का बंटवारा किया गया है दोस्तों। क्या, जब दोस्तों शक्तियों का बंटवारा होता है तो मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, जब शक्तियों का बंटवारा होता है तो वहाँ संघात्मक व्यवस्था लागू होती है या वहाँ पर संघात्मक व्यवस्था होती है। ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने। तो देखो आप, यहाँ पर है संघात्मक, तो ये देखो केंद्र व प्रांतों में क्या, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम पकड़ लेते हैं, तो केंद्र में जो शक्तियों का बंटवारा किया है, प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया है, वो कैसे कैसे किया है। केंद्र के लिए दोस्तों क्या करेंगे, केंद्रीय सूची बनाएंगे। क्या दोस्तों, केंद्रीय सूची बनाएंगे, उसी के माध्यम से क्या किया जाएगा, शक्ति बंटवारा होगा। और प्रांतों में दोस्तों क्या करेंगे, प्रांतीय सूची बनाएंगे। क्या दोस्तों, प्रांतीय सूची बनाएंगे। तो ठीक है, यहाँ प्रांतीय सूची बन गई। अब केंद्र में और प्रांतों में जो शक्ति व्यवस्था है, शक्ति को जो बंटवारा किया गया है, ठीक है, बंटवारा हो गया, अच्छी बात है। फिर इसके बाद में क्या है, इनके जो मतलब विषय है, मतलब अब जब शक्ति का बंटवारा कर रहे हैं तो ऐसा तो है ही ना, तो कुछ विषयों को यहाँ शामिल करेंगे, कुछ को वहाँ। ठीक है, तो उसी प्रकार से केंद्र में केंद्रीय क्या हो गया, केंद्रीय सूची में कुछ विषय आएंगे और प्रांतीय सूची में कुछ विषय आएंगे। तो दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा, जब जो विषय है उन विषयों को अगर बांट दिया जाता है, क्या दोस्तों, जब विषयों को अगर बांट दिया जाता है तो वहाँ पर कौन सी व्यवस्था लागू होती है, वहाँ पर द्वैध शासन लागू होता है दोस्तों। तो इस प्रांतीय सूची में दोस्तों दो प्रकार के विषय शामिल कर दिए गए, दो प्रकार के विषय हो गए। कौन कौन से, आरक्षित विषय, और दोस्तों कौन सा, हस्तांतरित विषय। ठीक है, आरक्षित विषय हो गया और एक हस्तांतरित विषय हो गया, दो प्रकार के विषय हो गए इस प्रांतीय सूची में। ठीक है, जब ये दो प्रकार के विषय हो गए तो दोस्तों आगे देखो आप, यहाँ पे क्या होगा, द्वैध शासन व्यवस्था होगी। क्या दोस्तों, द्वैध शासन व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो एक बार। यहाँ तक शायद मेरे को लगता है आपको आया नहीं होगा समझ में, तो फिर से एक बार पढ़ लो। क्या किया गया था दोस्तों, केंद्र में और प्रांतों में जो शक्तियाँ थी उन शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया था। तो जब केंद्र में जब शक्तियों का बंटवारा हो रहा है तो वहाँ केंद्रीय सूची होगी, और जो प्रांतों में किया जा रहा है वहाँ प्रांतीय सूची होगी। प्रांतीय सूची के जो विषय है उनको भी दो भागों में बांट दिया गया है, क्या, आरक्षित और हस्तांतरित। जब भी किसी भी सूची के विषयों को दो भागों में बांट देते हैं दोस्तों, हस्तांतरित और आरक्षित, तो उसमें क्या होता है, वहाँ द्वैध शासन व्यवस्था लागू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा क्वेश्चन आता है क्या, इसमें आप मतलब मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, क्या,
1919 में देखना, आप शायद क्लास 1 में देखना आप कि 1919 में क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, ऐसा मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ऐसा पढ़ाया था मैंने। और फिर एक चीज़ और बताई थी मैंने, क्या, 1935 में कहाँ द्वैध शासन लग रहा था, केंद्र में। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट। ठीक है दोस्तों, ले लिया फटाफट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों यहाँ जो अभी देखो, इसका थोड़ा सा और बाकी रह गया, तो वो भी बता देता हूँ। अब क्वेश्चन ऐसा आता है दोस्तों, जो प्रांतों में लगा था द्वैध शासन, ठीक है दोस्तों, तो वो प्रांतों में किन किन प्रांतों पर लगा, ये वाला भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे कौन कौन से प्रांत थे जहाँ पर द्वैध शासन की जो व्यवस्था है वो लागू की गई थी। तो दोस्तों उसका देखो आप, क्या क्या, 8 प्रांतों में दोस्तों, क्या 8 प्रांतों में क्या द्वैध शासन। अब देख लो दोस्तों कि 8 प्रांत कौन कौन से हैं। 3 तो बी है, तो ट्रिपल बी कर देता हूँ, फिर ए हो गया और फिर हो गया पी। ठीक है, फिर इसके बाद में हो गया एम, फिर इसके बाद में हो गया संयुक्त, और एक हो गया मध्य। ये ट्रिक हो गई दोस्तों, कौन कौन से। अब देखते हैं। यहाँ लिख दो आप बॉम्बे, यहाँ लिख दो आप बंगाल, और यहाँ लिख दो आप बिहार। ए से क्या हो जाएगा, असम। पी से क्या हो जाएगा दोस्तों, पंजाब। क्या दोस्तों, पंजाब। और एम से क्या हो जाएगा दोस्तों, मद्रास। स से क्या हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त प्रांत। और दोस्तों ये संयुक्त प्रांत क्या है, हमारा यूपी। और ये मध्य प्रांत क्या है, एमपी। क्या दोस्तों, मध्य प्रांत किसको बोलते हैं, एमपी को। आज का जो क्षेत्र है एमपी, वो मध्य प्रांत था पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 प्रांतों में क्या हुआ है दोस्तों, हमारा द्वैध शासन लागू किया गया था। तो इन्हीं 8 प्रांतों की एक छोटी सी ट्रिक थी, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको याद कर लेंगे। तो क्वेश्चन भी आता है वहाँ पे। ठीक है, 1919 का जो शासन, भारत शासन अधिनियम है, उसमें द्वैध शासन की जो व्यवस्था लागू की गई थी, निम्न में से किस प्रांत पर, किन प्रांतों में क्या की गई थी, व्यवस्था लागू की गई थी। तो इनके सब के क्या अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अब देखो आगे। चलो ठीक है, ये द्वैध शासन तो अब हो गया। अब क्या हुआ था वो देखो। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों किसकी, बजट। क्या दोस्तों, बजट। तो इसमें 2 प्रकार के बजट थे। क्या थे दोस्तों, 2 प्रकार के बजट। कि एक तो जब हम बात करते हैं कि केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट, इन दोनों को अब क्या कर दिया गया था, अलग अलग। ठीक है दोस्तों, और प्रांतीय जो बजट है, मतलब प्रांतों का जो बजट है, उसमें प्रांतों को ये अधिकार दे दिया गया था कि आप अपना बजट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हमारा बजट इतना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग अलग कर दिया गया। पहला काम था, बजट के अंदर पहला काम है, क्या है, केंद्रीय बजट
और प्रांतीय बजट, क्या दोस्तों, केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग अलग कर दिया गया, को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये लो साहब अलग अलग हो गए। और मैंने एक बात बताया था, प्रांतीय बजट को क्या, प्रांतों को अपना बजट बनाने का क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। तो यहाँ लिख देता हूँ, प्रांतों को अपना क्या, अलग से क्या, अलग से बजट बनाने का अधिकार दे दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ अधिकार मिल गया, किसको मिल गया, प्रांतों को मिल गया। अब आगे चलते हैं। यहाँ से दोस्तों प्रांतीय बजट और केंद्रीय बजट को तो हम अलग अलग कर दिए। अब ये आता है जो हमने मतलब आपने भी सुना होगा क्या, कि रेल बजट और आम बजट इन दोनों को अलग कर दिया गया था इसी समय। ठीक है दोस्तों, तो वो डेट यहीं पर ही है। क्या, दूसरे बजट के जब टॉपिक की बात करेंगे तो क्या किया इन्होंने, रेल बजट को क्या कर दिया गया, आम बजट से अलग कर दिया गया। ये भी अच्छा काम किया कि अब रेल के लिए अलग से बजट बनेगा और आम लोगों के लिए अलग से बजट बनेगा, अलग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये आता है कि अब देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है, क्या बनता है, रेल बजट को आम बजट से जब अलग किया गया तो कौन सी कमेटी थी, कौन सी समिति थी, किस समिति के तहत हमने क्या किया है, रेल बजट को आम बजट से अलग किया है। तो दोस्तों वो है क्या, एक दोस्तों जब ये रेल का देखो, याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। जो रेल है, रेल में क्या होते हैं, डब्बे, और डब्बों को हम क्या कर सकते, मतलब क्या बोल सकते हैं, बर्थ बोल सकते हैं दोस्तों। हाँ बर्थ बोला। तो ऐसे मान लो कि एक बर्थ है, उस एक बर्थ को अलग कर दिया, जैसे ट्रेन है, ट्रेन, उस ट्रेन से एक बर्थ यानी कि एक डब्बे को अलग कर दिया, तो क्या हो गया, एक बर्थ जिसको अलग कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस समिति का नाम है दोस्तों क्या, एक बर्थ समिति। क्या दोस्तों, एक बर्थ समिति। इस समिति की सिफारिश पर क्या किया गया है दोस्तों, आम बजट को रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है। ठीक है, आया समझ में, बस यहाँ तक आप समझो। अब बजट के लिए इसमें अब कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ तक बजट आया, और आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अब मैं जो आगे बताऊँगा, चलो एक और बता दूँ मैं आपको छोटी सी पॉइंट, इसमें छोटा सा पॉइंट हम ले लेते हैं, क्या, मताधिकार का पॉइंट ले लेते हैं। चलो ठीक है, मताधिकार। अब तक जो भी हमारा अधिनियम आ रहा था दोस्तों, उसमें हमने क्या पढ़ा है, जो मत का अधिकार है वो केवल 3% लोगों को है, और वो 3% लोगों में से भी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या, एक तो उसकी संपत्ति को मेजर किया जाता था, एक उसकी उपाधि को मेजर किया जाता था, और एक उसके क्या दोस्तों, एक वो जो कर देता ना, कर, उस कर को मेजर किया जाता था। इन तीनों को मेजर करने के बाद भी जो जनसंख्या है उसका 3% लोग ही क्या देते थे, मताधिकार, उनको ही मत देने का अधिकार था। और जो आयु थी दोस्तों वो थी 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और महिलाओं को मताधिकार नहीं था। तो अब इसमें क्या चेंज किया गया है मताधिकार में, तो वो देखो, अब मताधिकार में जो पहला चेंज किया गया है दोस्तों वो है क्या, जनसंख्या का क्या होगा दोस्तों, अब 10% हो जाएगा, जनसंख्या का 10%। पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों। दूसरा पॉइंट इतना सा है दोस्तों, क्या, कि महिलाओं को भी अब दे दिया गया अधिकार, तो महिलाओं को भी मताधिकार
बस दोस्तों मताधिकार में इन्होंने इतना सा ही चेंज किया है। अब क्या किया है क्या नहीं किया है, अब देखो चलो ठीक है, यहीं पर ही मैं आपको एक बात और भी बता दूं आगे वाली। चलो देखो, मताधिकार देने के बाद में जो एक व्यवस्था चला रखी थी क्या, पृथक निर्वाचन मंडल की, तो ये पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है दोस्तों, इस व्यवस्था में क्या किया गया था, इस व्यवस्था में इतनी सी बात थी दोस्तों, क्या कि पृथक निर्वाचक मंडल है, पृथक निर्वाचक मंडल में, मंडल व्यवस्था में क्या दोस्तों, इस मंडल व्यवस्था में निम्न को शामिल भी कर लिया गया। क्या दोस्तों, निम्न को शामिल कर लिया गया। अब वो निम्न में क्या क्या है, वो 3-4 चीज़ है, इसलिए मैंने निम्न लिखा है, शामिल किया गया। तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, इसलिए मैंने यहाँ निम्न लिखा है दोस्तों, ऐसे कोई बात नहीं है। तो देखो क्या क्या है दोस्तों, तो देखो पहला है, ऑलरेडी मुस्लिमों को तो मिल ही रखा था पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था का पूरा पूरा लाभ, तो भी मैं लिख देता हूँ कि अब ये जो निम्न है वो सारे आ गए। ठीक है दोस्तों, क्या क्या, मुस्लिम हो गए, ठीक है, मुस्लिम के अलावा जो दूसरे थे दोस्तों, क्या, सिख, अब क्या है दोस्तों, सिख भी है, तीसरा क्या है, भारतीय ईसाई, क्या दोस्तों, भारतीय ईसाई, चौथा जो है वो क्या है दोस्तों, भारतीय ईसाई के बाद में यहाँ पर आ गए आंग्ल इंडियन, मतलब आंग्ल भारतीय, और दोस्तों जो पांचवा है, क्या है दोस्तों, पांचवे में यहाँ आ गया मुस्लिम लीग, सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल इंडियन और एक यूरोपियन को। ठीक है दोस्तों, यूरोपियन को, ठीक है, ये अपने हो गए। इन पांच, मतलब ये 5 जो समुदाय है, इन्हीं समुदायों को क्या किया गया था, पृथक निर्वाचक मंडल व्यवस्था में शामिल कर लिया गया था दोस्तों। अब आगे वाला जो आएगा 1935 का, उसमें कुछ अलग बात है, तो देखो आप इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है दोस्तों, ये लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए आप फटाफट चलो ले लो स्क्रीनशॉट, काफ़ी लंबा। चलो एक काम करो, इसको यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और आगे जो है इसी में बढ़ाऊँगा, यहीं से बढ़ाऊँगा आगे वाला, ठीक है, यूरोपियन के बाद वाला। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप, ये लंबा हो जाएगा टॉपिक,